राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इससे लेकर लगातार उत्सुकता और जिज्ञासा बनी हुई है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ राजस्थान की जनता भी यह जानना चाहती है कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक में भाग लेने के लिए राजनाथ सिंह सहित तीनों पर्यवेक्षक शाम तक जयपुर भी पहुंच जाएंगे और कहा जा रहा है कि कल सुबह बीजेपी विधायक दल की बैठक हो सकती है। इस बीच बाबा बालकनाथ का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया और मीडिया पर चल रही उन तमाम खबरों पर विश्वास नहीं करने के लिए कहा है अपने समर्थकों को, राजस्थान की जनता को, जिसमें उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताया जा रहा था लगातार पिछले कुछ दिनों से। वैसे कहा जा रहा है कि पार्टी हाईकमान की ओर से उन्हें इस बात का इंस्ट्रक्शन मिला है। ऑब्जर्वर आएंगे, विधायक दल की बैठक बुलाएंगे, उसमें एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया जाएगा और उस प्रस्ताव पर को आगे हाईकमान के पास भेजा जाएगा, जिसके आधार पर नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। फिलहाल तो ये देखना होगा कि राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन होता है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज 24। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का नाम तय करने के लिए बीजेपी की तरफ से नियुक्त किए गए तीनों ऑब्जर्वर अब आज नहीं कल रायपुर जाएंगे। कल सुबह दिल्ली से उनकी 8 बजे की फ्लाइट है, उसके बाद वो रायपुर पहुंचेंगे। इस बीच छत्तीसगढ़ के सभी बीजेपी विधायकों को मैसेज भी भेज दिया गया है। कल सुबह 11 बजे से रायपुर के बीजेपी मुख्यालय में विधायक दल की बैठक होगी। अर्जुन मुंडा जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, सर्बानंद सोनोवाल वो भी केंद्रीय मंत्री हैं, और इसके अलावा महासचिव दुष्यंत गौतम जो कि बीजेपी के महासचिव हैं और उत्तराखंड के प्रभारी हैं, इन तीनों को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। इन सबको आज रायपुर के लिए निकलना था, विधायकों से रायशुमारी करनी थी, लेकिन किसी वजह से उनकी यात्रा टाल दी गई। अब कल सुबह 8 बजे ये सभी ऑब्जर्वर दिल्ली से निकलेंगे और 10 बजे के आसपास रायपुर पहुंचेंगे। 11 बजे से जो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर है वहाँ पे विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, वहाँ रायशुमारी होगी। उसके बाद नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा। कल बीजेपी अपने नए मुख्यमंत्री का नाम छत्तीसगढ़ के लिए जो मुख्यमंत्री होंगे उनका ऐलान कर देगी। कुमार गौरव, न्यूज 24, दिल्ली। मध्य प्रदेश में सीएम को चुनने के लिए 11 तारीख को बीजेपी के विधायक दल की बैठक भोपाल में होगी और जो तीनों ऑब्जर्वर जो बीजेपी ने चयनित किए हैं, जिनमें मनोहर लाल खट्टर और के लक्ष्मण और आशा लाकड़ा, ये तीनों ही ऑब्जर्वर इस बैठक में शामिल होंगे और शाम को 4 बजे बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेताओं से मिलने जुलने का सिलसिला तेजी से देखने को मिल रहा है। शिवराज सिंह चौहान बीते 3 दिन लगातार बाहर रहे, लेकिन जो मेल मिलाप में यहाँ पहुंचे नेताओं में चाहे राही शुक्ला की बात की जाए या फिर जो पूर्व मंत्री भी हैं और इसके अलावा मोहन यादव और तमाम बड़े नेता मिल रहे हैं। बी डी शर्मा मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनसे भी मेल मुलाकात का सिलसिला लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है और अब तक यही कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज 24, भोपाल। प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हार की समीक्षा के बाद आज कांग्रेस आलाकमान ने राजस्थान कांग्रेस के नेताओं को दिल्ली बुलाया। दिल्ली में आज राजस्थान में हुई हार की समीक्षा की जा रही है। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी के निवर्तमान मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत से लेकर तमाम कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता मौजूद हैं। राजस्थान में हार पर दिल्ली में कांग्रेस की समीक्षा बैठक 11:30 बजे शुरू हुई। अशोक गहलोत व राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा इससे पहले दिल्ली पहुंचे। लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में से 4 के नतीजे कांग्रेस के लिए खासे खराब रहे हैं। कांग्रेस ने 3 राज्यों की हार की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। इसके लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में राजस्थान को लेकर शनिवार सुबह 11:30 बजे बैठक शुरू हुई। दरअसल अशोक गहलोत ने कांग्रेस आलाकमान को भरोसा दिया था कि उनकी सरकार की योजनाओं के दम पर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में बनेगी, लेकिन ऐसा हो न सका। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर पे आयकर विभाग ने रेड मारी और उसके बाद करोड़ों रुपए की संपत्ति उनके घर से मिली। 220 करोड़ रुपए उनके घर से आयकर विभाग ने जब्त किया और आज पूरे देश में बीजेपी ने इस मुद्दे पर जमकर बवाल किया। इस पूरे मामले पर बीजेपी पूरी तरह से आक्रामक नजर आई। कल देर शाम अनुराग ठाकुर ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पर आरोप लगाए कि किस तरीके से आयकर विभाग ने जो छापेमारी की है, कांग्रेस को इस पर जवाब देना चाहिए। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो जो तस्वीर जो धीरज साहू के घर से 220 करोड़ रुपए की नकदी मिली है उसकी एक्स पर डाली और साफ तौर पर एक बार फिर नरेंद्र मोदी भी हमलावर होते नजर आए। और आज बीजेपी ने पूरे देश में कांग्रेस के दफ्तर पर इस मुद्दे पर
हमलावर बीजेपी नजर आई। अब ऐसे में सवाल ये है कि पहले 3 राज्यों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और अब कांग्रेस के लिए एक बार फिर से कांग्रेस के राज्यसभा धीरज साहू ठेड़ी कीर बनते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गुजरात में सक्रिय हुए राजनीतिक दल कांग्रेस ने संगठन में किए जबरदस्त बदलाव तो बीजेपी ने की सौराष्ट्र जोन की बैठक। गुजरात में 17 सीटों पर सिमट चुकी कांग्रेस लोकसभा चुनाव को लेकर अब पूरी तरह से एक्शन मोड में आ चुकी है। पार्टी की गुजरात इकाई ने चुनाव के मद्देनजर कई अहम फैसले लिए हैं, जिसके तहत गुजरात में राज्य इकाई की हुई बैठक में संगठन में जबरदस्त बदलाव कर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को गुजरात में ताकतवर बनाने के लिए 10 नए जिला प्रमुखों की नियुक्ति की है। साथ ही कांग्रेस ने 40 सदस्यों की इलेक्शन कमेटी की रचना की है। वहीं भाजपा एक बार फिर गुजरात में लोकसभा की 26 में से 26 सीटों पर कब्जा जमाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और इसीलिए पार्टी ने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज राजकोट में सौराष्ट्र जोन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन और पार्टी के निर्वाचित सदस्यों के साथ जिला प्रमुख, विस्तारक, प्रभारी भी शामिल हुए। कैमरामैन प्रभात के साथ वीरेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव के तैयारी के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कोर कमेटी के सदस्यों की 2 दिन की बैठक भाईंदर के उत्तन में हो रही है। पहले दिन महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले मार्गदर्शन करेंगे, तो दूसरे दिन रविवार को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मार्गदर्शन करने वाले हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की 48 की 48 लोकसभा सीटों पर अपनी तैयारी पूरी करना चाहती है, लेकिन यहाँ पर 3 पार्टियों की सरकार है, तो बताया जाता है कि फॉर्मूला 26-11-11 का रहेगा। 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 11 सीटों पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और 11 सीटों पर राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार गुट लड़ने वाला है। लेकिन इस फॉर्मूले को लेकर अब तक कोई भी बात नहीं कर रहा। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। तेलंगाना में कांग्रेस के नेतृत्व में नई सरकार तो बन गई और विधायकों को अब सदस्यता का शपथ भी दिलाया जा रहा है। प्रोटेम स्पीकर के रूप में एमआईएम पार्टी के अकबरुद्दीन ओवैसी को शपथ दिलाई गई। वो सभी नए विधायकों को विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ दिला रहे हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी की तरफ से एक बड़ा ऐलान सामने आया है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वह एमआईएम के प्रोटेम स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथों किसी तरह की शपथ नहीं लेंगे और जब विधानसभा को विधिवत रूप से नया स्पीकर मिल जाएगा तो उसी के जरिए शपथ लेंगे। दरअसल तेलंगाना में बीजेपी हिंदुत्व वोट बैंक के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। वहीं एमआईएम की तरफ से कहा गया है कि यह तो एक परंपरा है, जो सबसे सीनियर विधायक होते हैं उन्हें प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, राज्यपाल की ओर से शपथ दिलाई जाती है और उनका काम होता है कि सभी नए विधायकों को पहले शपथ दिलाएं और यही शपथ लेने वाले विधायक मिलकर अपने स्पीकर का चयन भी करते हैं। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा अचानक तेज हो गई है। राज्यों के विधानसभा चुनाव में आए नतीजों के बाद प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार जल्द होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पिछड़े वर्ग के नेताओं के मंत्री बनाने के साथ ही उनका प्रमोशन भी होगा, साथ ही सहयोगियों का समायोजन भी होगा। बीजेपी से विद्यासागर सोनकर, विजय लक्ष्मी गौतम का प्रमोशन, साथ ही रामपुर के बीजेपी नेता आकाश सक्सेना के नाम की भी चर्चा खूब हो रही है। साथ ही साथ ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के नाम की भी खूब चर्चा इस वक्त की जा रही है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि इसके पहले भी कई बार मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हो चुकी है, जिसमें सहयोगियों के समायोजन का दावा भी किया गया था। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक रविवार को पटना में होगी। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे, जबकि बैठक में बिहार के अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। बैठक को लेकर बिहार सरकार ने भी पूरी तैयारी कर ली है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके लिए समीक्षा बैठक की थी। माना जा रहा है कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी और जिसमें खास तौर पर बिहार और झारखंड के बीच पेंशन को लेकर अटके विवाद को लेकर एक सुलह की संभावना है। पिछले 22 साल से पेंशन को लेकर उठा विवाद चल रहा है, जिसको इस बैठक में उठाया जा सकता है। इसके अलावा आपसी राज्यों की आपसी परिवहन से लेकर अन्य समस्याओं पर भी चर्चा होगी। मुख्यमंत्री ने पहले ही कह दिया है कि इस बैठक में वो शामिल होंगे और बिहार के बातों को और बिहार के मुद्दों को लेकर ये पुरजोर ढंग से उठाएंगे। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24।
दिल्ली सरकार की महत्वपूर्ण योजना फरिश्तों को लेकर अब लगातार संशय बना हुआ है। हालांकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। फरिश्ते योजना के तहत ये मामला था कि अगर किसी भी व्यक्ति का दिल्ली के अंदर एक्सीडेंट होता है तो वो किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री में इलाज करा सकता है। हालांकि दिल्ली सरकार का आरोप है कि हेल्थ सेक्रेटरी ने करीब 1 साल से इस योजना को रोक रखा है और इसके तहत दिल्ली वालों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने सीधे तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए हैं और ये दरकार लगाई है कि आने वाले दिनों में आम लोगों को फरिश्ते योजना के तहत फायदा मिल सके। इसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट को दखल देनी होगी। दिल्ली सरकार ने फिलहाल अब ये तय किया है कि दिल्ली के लोगों को इलाज दिलाने के लिए और फरिश्ते योजना को लगातार आगे बढ़ाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद ही इस पूरे मामले पर बातचीत की जाएगी। इसलिए अब दिल्ली सरकार अब सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को रखेगी और ये जानकारी देती नजर आएगी कि आखिर 1 साल के पीछे वजह क्या थी, आखिर क्या वजह थी कि हेल्थ सेक्रेटरी ने इस पूरे मामले पर रोक लगाई और फरिश्ते योजना को रोकने के पीछे कारण क्या था। कैमरा पर्सन साहिल के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने आज सदन में एमसीडी का बजट पेश किया और इसे पेश किया एमसीडी कमिश्नर ज्ञानेश भारती ने। दरअसल अभी भी दिल्ली में एमसीडी के लिहाज से अगर बात करें तो स्थायी समिति यानी स्टैंडिंग कमेटी का चयन नहीं हुआ है और इसकी वजह से जो बजट है उसे सदन में पेश करना पड़ रहा है। अगर बजट की बात करें तो सबसे ज्यादा दिल्ली की साफ सफाई, कूड़ा उत्थान और अन्य तकनीकी पर फोकस रहा। दिल्ली नगर निगम में विकास और बेहतरीन सुविधाओं पर जोर जो है वो दिया जाएगा। लेकिन साफ तौर पर ये सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक स्टैंडिंग कमेटी, जो कि माना जाए तो देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री जिस तरीके से होती है ऐसे ही दिल्ली की फाइनेंस मिनिस्ट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है और वो उसका अभी तक गठन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जो तमाम निगम पार्षद हैं उन्हें बिना बजट के ही अपने अपने इलाकों में काम करवाना पड़ रहा है। लेकिन अब बजट का जो एक बजट पेश सदन में हुआ है, अब एलोकेशन फंड्स का किस तरीके से होगा इस पर भी सवाल बना हुआ है। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। एनआईए ने आईएसआईएस को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक में 40 से अधिक ठिकानों पर रेड की है। ये रेड सुबह से चल रही है। इस रेड में एनआईए को आईएसआईएस से जुड़े कई सारे दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में सबूत मिले हैं। इस मामले में एनआईए ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है और एनआईए अधिकारियों का कहना है कि कुछ और लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है कि बहुत सारे जो आईएसआईएस के सिंपैथाइजर हैं वो महाराष्ट्र में खास तौर पर थाने और थाने के आसपास हो सकते हैं। यही कारण है कि जो रेड चल रही है इसमें सबसे ज्यादा जगहों पर जो रेड चल रही है वो थाने सिटी और थाने रूरल में चल रही है, जिसमें कल्याण, मीरा भाईंदर, इसके अलावा पड़घा, मुंब्रा थाने यहाँ पर रेड चल रही है और इस मामले में अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला लिया है और इस फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसान आक्रामक हो गए हैं। किसानों और व्यापारियों ने महाराष्ट्र के कई बड़े प्याज मंडियों में प्याज की नीलामी को रोक दी है। अधिकारी की माने तो केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद किसानों ने शुक्रवार को नासिक के लासलगांव, चांदवड़, नांदगांव, डिंडोरी, येवला, उमराने और अन्य स्थानों की स्थानीय मंडियों में जो है नीलामी बंद करा दी। इतना ही नहीं, शुक्रवार को नासिक के किसानों ने आगरा मुंबई हाईवे को 3 स्थानों पर जाम कर दिया। गौरतलब है कि सरकार ने जो है प्याज के स्टॉक को, घरेलू स्टॉक को बढ़ाने और प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रण में लाने के लिए जो है प्याज के निर्यात पर अगले साल मार्च के 31 तारीख तक जो है रोक लगाने का फैसला जो है केंद्र सरकार की ओर से किया गया है। कैमरामैन सुनील भारती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। भारतीय छात्र जो कनाडा में स्टडी के लिए जाना चाहते थे और वहां पर पढ़ाई करना चाहते थे और उन्होंने एक सपना देखा था, लेकिन नए साल पर कनेडियन गवर्नमेंट ने उनका सपना चकनाचूर कर दिया और यही कारण है कि कनाडा की सरकार ने लगभग 6.5 लाख जो इंटरनेशनल फीस होती है, जीआईसी होती है, जो स्टूडेंट को अपने पास ही रखनी होती है, उसमें भारी बढ़ोतरी कर दी है। 1,25,000 जो स्टूडेंट है इस कनेडियन सरकार के इस निर्णय से प्रभावित भी होंगे और वहीं पर 9 लाख के करीब जो स्टूडेंट है, इंटरनेशनल स्टूडेंट है, कनाडा में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनमें से कहा जा सकता है कि 3.5 लाख के करीब भारतीय छात्र हैं और 70% इनमें से पंजाबी छात्र हैं।
अब देखने वाली बात होगी कि 1 जनवरी से जो फैसला लागू होने जा रहा है उससे स्टूडेंट कहां तक प्रभावित होते हैं। विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के हाथ बेहद बड़ी कामयाबी लगी है। सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के बुद्दल के बहरोट इलाके से हार्डकोर आतंकियों के 2 मददगारों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों आतंकियों के मददगारों से भारी तादाद में हथियार, गोला बारूद बरामद हुआ है और लगातार सुरक्षा बल इन दोनों आतंकियों के मददगारों से कड़ाई से पूछताछ कर रही है ताकि पता लगाया जाए कि इन तक हथियार कैसे पहुंचे, किस व्यक्ति ने इन तक हथियार पहुंचाए। और ये आतंकी जंगल में बने हाइडआउट्स कहा जाता है जंगल में बनी गुफाओं में, वहां पर आतंकी छिपे हो सकते हैं। और उसी आशंका के चलते सुरक्षा बलों की ओर से बड़े पैमाने पे राजौरी पुंछ में कार्डन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। आतंकियों के 2 मददगारों ने सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है और इनसे भारी तादाद में हथियार, गोला बारूद भी बरामद हुआ है। कैमरामैन आरके कोल के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू। अब फाइटर पायलट को भी मिलेगा डिजिटल नक्शा। जी हां, इसका निर्माण किया है HAL ने। आपको बता दें कि हवाई जहाज भी अब गूगल लोकेशन के सहारे उड़ान भरेगा। पहले लड़ाकू विमानों में मैनुअल मैप का इस्तेमाल होता था, अब लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पायलटों के लिए यह डिजिटल मैप कई मुश्किलों को आसान करेगा। HAL के मुताबिक पायलटों को दिशा निर्देश खोने से बचाने में मदद करने के लिए भारतीय लड़ाकू जेट जल्द ही डिजिटल मानचित्रों से लैस होंगे। इस मैप से अब कोई पायलट गलती से सरहद पार नहीं कर पाएगा। उड़ान के समय में कॉकपिट के डिस्प्ले में डिजिटल मैप लगा हुआ होगा। इसकी नेविगेशन की मदद से पायलट को पता चलेगा कि उसकी लोकेशन कहाँ है। इसके साथ ही वह यह भी बताएगा वह किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। यह देशी मैप एरिया के साथ पहाड़ी इलाकों में भी इसकी जानकारी देगा। यह सिस्टम को पायलट को पता लग जाएगा कि एयरक्राफ्ट की किस ऊंचाई पर रखना है और कहां तक नीचे जा सकता है। आपको बता दें कि इस मैप के सहारे हमारे फाइटर पायलट को इसकी भी जानकारी मिल जाएगी कि दुश्मन जो अटैक कर रहा है उसकी संख्या और तादाद कितनी है। कैमरा पर्सन अमित राय के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। देश की ऊंची अदालत सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को धारा 370 पर फैसला सुनाया जाएगा और इसको देखते हुए कश्मीर घाटी में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। एक उच्च स्तर की हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग भी कश्मीर घाटी में की गई, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस, सिक्योरिटी फोर्सेस और खुफिया एजेंसीज, सेना सभी शामिल हुए। और इस बैठक में न केवल कश्मीर घाटी में इस समय मौजूदा हालात की समीक्षा की गई, बल्कि धारा 370 के इस आने वाले फैसले से पहले घाटी के अंदर सुरक्षा चाको चौबंद पुख्ता रहे, इसको लेकर भी जो है दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी नजर बनाई रखी जा रही है, इसको लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि कोई भी प्रोवोकेटिव पोस्ट करने वाले व्यक्ति को कानून का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन मुजफ्फर रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। देश के हर कोने से इस राम मंदिर के लिए कुछ न कुछ जरूर किया जा रहा है। अहमदाबाद में विशेष काम हो रहा है, जो 161 फीट के शिखर पर ध्वज दंड, यानी कि शिखर के ऊपर जो राम मंदिर की ध्वज पताका लहराएगी और उसके लिए जो स्तंभ की जरूरत होगी, वो स्तंभ अहमदाबाद में बनाया जा रहा है। ये जो आप देख रहे हैं विशाल स्तंभ, 44 फीट लंबा ये स्तंभ है। आपको देखने में ही, तस्वीरों से ही पता चल रहा होगा कि किस तरह से ये जो है ये ध्वज दंड जो है कितने विशाल तरीके से बनाया जा रहा है। और आप एक चीज और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, ये देखिए प्रभु श्री राम की तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है। पूजा अर्चना के साथ पूरी तरह से शास्त्रोक्त विधि के साथ पूरा ये जो काम है वो किया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण योगदान अहमदाबाद की इस अंबिका फैक्ट्री से भी होने जा रहा है। वो ध्वज पताका यहाँ इस फैक्ट्री में बने हुए ध्वज स्तंभ पर लहराएगी। कैमरामैन प्रभात के साथ वीरेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। यूपी की 100 विंडो कहे जाने वाला गौतम बुद्ध नगर जिला ड्रग तस्करी के लिए हब बनता जा रहा है, जिस पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी चिंता जाहिर की है। इसके लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करके इस पर
सख्ती से निपटने के लिए एक्शन प्लान तैयार करने के लिए बोला है। हालांकि जिले में नारकोटिक्स विभाग मौजूद है और समय समय पर कार्रवाई करके बड़ी खेप MDMA, गांजा और शराब की पकड़ता रहता है। कहीं ना कहीं इस ड्रग माफिया की जो जड़ें हैं वो इन शिक्षण संस्थानों में भी जमी हुई हैं, जिसके लिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिंता जाहिर की है और जिले की पुलिस के लिए एक भारी भरकम एक्शन प्लान करने के लिए हिदायत दी है। कैमरा पर्सन रफीक के साथ में मोहम्मद यूसुफ, नोएडा, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर में बिजली की चोरी करने वाले उपभोक्ताओं की अब खैर नहीं है। बिजली विभाग अब उन तमाम उपभोक्ताओं पर कार्रवाई करने जा रहा है जो लंबे समय तक अपने बिजली का बिल जमा नहीं करवा रहे हैं। अगर जुर्माने की राशि भी जमा नहीं करवाई गई तो बकायदा बिजली विभाग उन तमाम उपभोक्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज करवाएगा और उनके नामों को अब समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। और जम्मू कश्मीर में मौजूदा समय में बिजली संकट गहराया हुआ है। उसका एक कारण है बिजली की चोरी। हालांकि सरकार अब करीब 500 मेगावाट बिजली खरीद रही है ताकि जम्मू कश्मीर के उपभोक्ताओं को बिजली की कटौती से राहत दी जाए, लेकिन जो भी उपभोक्ता जम्मू कश्मीर में बिजली की चोरी करेंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन RK कोल के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू। कश्मीर घाटी में दिसंबर के पहले सप्ताह में ही ठंड का अटैक लगातार जारी है और हर रोज माइनस पारा एक नए रिकॉर्ड के साथ यहां पर सामने आ रहा है। बीती रात यहां श्रीनगर में पारा शून्य से नीचे -4.6 पर रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री नीचे है और इसके चलते यहां लोग ठंड से ठिठुराते नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में ठंड का असर और बढ़ने वाला है और आने वाले दिनों में जो पारा है वो शून्य से नीचे -5 तक भी श्रीनगर में पहुंच सकता है। यानी फिलहाल लोगों को इस कड़ाके की ठंड से कोई भी राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। कश्मीर घाटी में सख्त सर्दियों के 40 दिनों का मौसम चिलय कलान 21 दिसंबर को शुरू होगा। उस समय माना जा रहा है कि इस ठंड का असर और भी ज्यादा बढ़ेगा और न केवल कश्मीर घाटी बल्कि पूरे उत्तर भारत को भी उन दिनों कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। देश की राजधानी दिल्ली के VVIP इलाके वसंत कुंज में लॉरेंस बिश्नोई के 2 शूटर्स को इनकाउंटर के बाद दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि ये शूटर्स आए हुए थे बड़े बिजनेसमैन और या कहें कि नेता को मारने के लिए। इस पूरे मामले में मुठभेड़ में 2 लॉरेंस बिश्नोई के शूटर्स पकड़े गए हैं और ये शूटर्स के ऊपर कई सारे मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। अब इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस जांच में जुटी हुई है और इन दोनों शूटरों से लगातार पूछताछ की जा रही है कि गोडी बराड के निशाने पर और भी कितने लोग हैं और पूर्व विधायक को मारने के लिए आखिर इनको कितने पैसे दिए गए थे। कैमरा में साहिल अंसारी के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24। LOC की आखिरी पोस्ट के आखिरी बंकर के अंदर हम इस समय मौजूद हैं। यहाँ पर भी भारतीय सेना के बहादुर जवान बेहद ज्यादा अलर्ट हैं। आप इन जवानों को देखिए और जवान जो हैं 24 घंटे इस बंकर में भी बेहद ज्यादा अलर्ट रहते हैं। अपनी जो गन की पोजीशन है वो दुश्मन यानी पाकिस्तान की ओर मोड़े हुए हैं। इन जवानों का यही मकसद है कि पाकिस्तान कहीं से भी आतंकियों को अगर घुसपैठ करवाने की कोशिश करता है तो उन आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया जाए। ये जो जवान है ये इस कदर ट्रेन है कि एक गोली से एक दुश्मन का काम तमाम कर देते हैं। जवानों को सुनिए, ये बता रहे हैं कि हम जो है इस तरह से ट्रेन है कि हमें सर्दी गर्मी जो है हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। हमारे लिए मायने रखती है हमारे लिए देश सेवा। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, LOC, पुंछ।